तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 26 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न हैं वो हमें जितेंद्र जाटव जी ने भेजे हैं। इनके 73 नंबर आए हैं और ये रायसेन के निवासी हैं। जितेंद्र जाटव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी भी शिफ्ट में आप में से किसी का भी एग्जाम हो तो भाई अपने प्रश्नों को 1 से 1.5 घंटे के अंदर 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके प्रश्न अन्य लोगों तक भी पहुंच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ना केवल आपका एग्जाम एनालिसिस बल्कि आपके एग्जाम की तैयारी भी हम करवा रहे हैं। जैसे कि आज सुबह हमने पुरस्कार वाली वीडियो डाली है, वहां से 2 से 3 प्रश्न यहां पर दोपहर वाली शिफ्ट में भी देखने को मिले थे और इस शिफ्ट में भी जो पुरस्कार के प्रश्न हैं वो आपके देखने को मिले थे। ठीक है, तो लगातार बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर, साथ ही साथ में आज का कट ऑफ क्या जा सकता है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं जीके जीएस साइंस में आज पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया है। पहला प्रश्न है, बड़ा सरल सा प्रश्न है। ये प्रश्न ऑलरेडी हम करा चुके हैं अपने आरबीआई वाली वीडियो में। प्रश्न है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में हमने ये प्रश्न कराया था। आज आपको पता चलेगा कि जो लोग लगातार एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं उनको कितना फायदा हो रहा है सक्सेस जंक्शन के जो एग्जाम एनालिसिस है। ठीक है, देखिए आरबीआई वाला हमने कई बार आपको एनालिसिस में भी कराया है और अपनी इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में भी कराया है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन है। आगे ये प्रश्न बनेगा, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर है। ठीक है, वर्तमान नव नियुक्त गवर्नर कौन है? तो पूर्व वित्त सचिव व वित्त आयोग के वर्तमान सदस्य शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में गवर्नर है अपने आरबीआई के। ये आपको याद रखना है, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 से पदभार ग्रहण किया है और अभी तक वर्तमान में भी यही आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका देखिए, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि ये फिर से पैटर्न वहीं लौट करके जा रहा है 12 अगस्त पे। ठीक है, अब आपसे नदियों की लंबाई वगैरह फिर से पूछा जाने लगा है और नदियों पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। नदी के जितने भी प्रश्न आएंगे वो उसी में से आएंगे। एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लेना, सर्च कर लेना रिवर बाई सक्सेस जंक्शन, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। 2525 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, अब जो लोग एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे उनको ये सारी जानकारी पहले से ही मिल चुकी है। ये प्रश्न हम करा चुके हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भागीरथी व अलकनंदा मिल करके गंगा नदी का उद्गम करती हैं। ये प्रश्न में पूछा गया कि गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। ठीक है, यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर के 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से लेकर के आपकी बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को ये सींचती है। कुल मिलाकर के लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की टोटल लंबाई है और टोटल लंबाई ही आपसे पूछा गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भोपाल की ताजुल मस्जिद को क्रम में कौन सा दिया जाता है? अब ये हमको सही से पता नहीं चल पाया है। आप लोग क्या मानते हैं कि क्रम में ये कौन सा है? जहां तक मुझे पता चला है तो ये क्रम में दूसरी है। भारत के दूसरे नंबर की ये मस्जिद है क्रम में। ठीक है, आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए भोपाल की बात करें तो भोपाल में स्थित यह मस्जिद भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है। ये विशाल मस्जिदों में से एक है, लेकिन इसका क्रम हमको नहीं मतलब एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया। ठीक है, और जहां तक मुझे पता चला है ये दूसरे क्रम की है। गुलाबी रंग की इस विशाल मस्जिद की 2 सफेद गुंबदनुमा मीनारें हैं जिन्हें मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले यहाँ की वार्षिकी तबलीगी इज्तिमा, ये हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं हमने पुरस्कार वाली वीडियो में। तबलीगी इज्तिमा जो है भारत भर से लोगों का ध्यान खींच दिया। ये तबलीगी इज्तिमा जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? भोपाल में मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिवाइन कॉमेडी ये किसकी पुस्तक है? पुस्तकों से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। बुक्स वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, देख लेना भाई। ठीक है, जितने भी नए टॉपिक आपके ऐड हो रहे हैं सब पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी गई है। महाकाव्य कविता डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा लिखी गई थी। डिवाइन कॉमेडी का मूल नाम क्या था? तो इटली भाषा में ला कॉमेडिया इसका मूल नाम है, जिसका हिंदी में डिवाइन कॉमेडी के नाम से रूपांतरण किया गया है। ठीक है, इंग्लिश में, और ये दांते के द्वारा लिखी गई है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? अब देखिए मुख्यालय एवं संगठन से प्रश्न लगातार पिछली 3 शिफ्ट से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास में लूसेंट है तो ये आपका विविध वाला जो पार्ट है उसको पढ़ करके जाना। ठीक है, हमको टाइम मिलेगा तो वीडियो बना देंगे। कल हम आपका मात्रक वाली वीडियो लेकर के आने वाले हैं सुबह, और एक और टॉपिक पर वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय, ठीक है, जो आपकी संधियाँ वगैरह हैं उनके ऊपर कल हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। 2 वीडियो एक साथ में कंपाइल करके लाएंगे। ठीक है ना, सुबह सुबह मिल जाएगी। फर्स्ट शिफ्ट वालों को भी फायदा मिलेगा, परेशान मत होइए। बिल्कुल सुबह 7:30 बजे से पहले 7 बजे तक मिल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय
द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय कहाँ पर है यूनिसेफ का? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो कैथरीन रसेल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 192 यूनिसेफ के सदस्य देश हैं। पूरी जानकारी हमने यूनिसेफ के बारे में आपको दे दी। आगे इसमें से कोई प्रश्न बने तो आप आराम से जिससे कि आंसर दे दें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो एकमात्र अनुसंधान केंद्र भारत में है लीची का, वो है मुजफ्फरपुर, बिहार में। लीची की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए लीची के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, बिहार में नवी पंचवर्षीय योजना के अंत में जो है इसकी स्थापना की गई थी। यह देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो लीची और इस परिवार के अन्य सदस्यों के अनुसंधान एवं विकास के लिए पूर्णतः समर्पित है। ठीक है, तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अमरूद अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? ये सब आप अगले किसी भी आपका एग्जाम होने वाला तो उसमें देख करके जाइए। ठीक है, तंबाकू वाला देख लेना, कई बार पूछा गया। राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, करनाल में दूध अनुसंधान केंद्र है। ये सब आपको देख करके जाना, आगे यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़िए, ये देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि नहीं, पहले हमने आपको कराया था। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने 1864 में दास प्रथा का अंत किया था? हमने पहले भी आपको बताया था, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत किया है। जो हम अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री वाली वीडियो हमने बनाई है उसमें भी हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि दास प्रथा का अंत इनके द्वारा किया गया था। बिस्मार्क, मुसोलिनी, सब के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री वाली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री वाली वीडियो देख जाना भाई। ठीक है, सर्च कर लेना वर्ल्ड हिस्ट्री बाय सक्सेस जंक्शन। देखिए, दासता को समाप्त करने के लिए लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों में से एक अब्राहम लिंकन थे। लिंकन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन? लिंकन, ये पूछा गया है। ठीक है, उन्होंने 1863 में मुक्ति की घोषणा जारी की, जिसमें घोषणा की गई कि सभी दास संघीय राज्यों में स्वतंत्र हैं। ठीक है, जितने भी अमेरिका के संघीय राज्य हैं सभी दासों को मुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शुरू में हमने वीडियो बनाई थी सभी देशों के प्रधानमंत्री, तो वहां हमने इस प्रश्न को करा था। लोटे शेरिंग जो है वो वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो भूटान के नरेश कौन है? तो महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल। ठीक है, ये वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति कहें या फिर नरेश कहें, ये वर्तमान में वहां के नरेश हैं। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या है कि 4 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति भवन में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। तो ये प्रश्न आगे आपसे बन सकता है, यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ की राजधानी, ये सब आपको कवर करना है। यहाँ की राजधानी थिम्पू है, आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीबी का मुख्यालय, देखिए 2 मुख्यालय आज पूछे गए आपसे संगठन के। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रिक्स बैंक भी इसी को कहते हैं। ब्रिक्स सदस्य समूहों के द्वारा स्थापित किए गए एक नए विकास बैंक का आधिकारिक नाम है। ठीक है, ये ब्रिक्स समूह का बैंक है। 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में $100 अरब की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ में नए विकास बैंक की स्थापना की गई थी। $100 अरब के साथ में इसकी स्थापना की गई थी ब्रिक्स समूह के सभी देशों को सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसके महासचिव कौन है वर्तमान में? तो केवी कामत जो है वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के महासचिव हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जैन धर्म की प्रमुख भाषा कौन सी है? जैन धर्म से दोपहर में भी प्रश्न पूछा था, इस शिफ्ट में पूछा है। तो प्राकृत भाषा जो है वो जैन धर्म की प्रमुख भाषा है। अब आगे आपसे बौद्ध धर्म की पूछ सकते हैं, तो बौद्ध धर्म की जो प्रमुख भाषा है वो कौन सी है? तो आगे बता देंगे आपको, उसकी थोड़ा दिमाग में अभी स्लिप हो गया। ठीक है, आपको याद हो तो आप बता दीजिए। पाली, हाँ पाली जो है वो बौद्ध धर्म की है। ठीक है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। कौन सा? जैन साहित्य। भगवान महावीर स्वामी की प्रवृत्तियों का केंद्र मगध रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ की लोक भाषा अर्धमागधी में अपना उपदेश दिया था, जो उपलब्ध जैन आगमों में सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल भाषा की बात करते हैं तो प्राकृतिक भाषा जो है वो जैन धर्म की थी और पाली भाषा जो है वो आपके बौद्ध धर्म की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊतक किसका संग्रह होते हैं? शरीर में जो ऊतक पाए जाते हैं, साइंस का प्रश्न है। तो कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं। कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। पूरा हमने आपको चैन समझा दिया है। अब आपसे पूछा ऊतक किसका संग्रह है? तो कोशिकाओं का है। पूछे अंग किसका संग्रह है? तो ऊतक का है। पूछे शरीर किसका संग्रह है? तो अंगों का है। इस तरह से आप जो है आगे अपना आंसर बता सकते हैं अगर आगे यहाँ से प्रश्न बने। देखिए, ऊतक की बात करें, टिश्यू जिसे कहते हैं, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृति में असमानता पाई जाती है, किंतु कार्य जो है उनका एक ही समान होगा और उत्पत्ति भी उनकी एक समान होती है। तो बाकी हमने पूरी चैन आपको समझा दी है।
जो भी आगे पूछे आप बता सकते हैं। देखिए, ये आपका वॉट वाला प्रश्न दोपहर वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था। इस शिफ्ट में थोड़ा सा घुमा करके पूछा, मात्रक जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो शक्ति का मात्रक बताइए। तो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाएगा तो 1 वॉट की शक्ति उत्पन्न होगी, ठीक है। और यही प्रश्न दोपहर में भी आपसे पूछा गया था, बस उसमें मात्रक डायरेक्ट पूछ लिया था। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है। वॉट का नाम जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया। पहले भी ये प्रश्न आपको करा चुके हैं, आपको याद होगा, शुरू में हमने कराया था, ठीक है। ये कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। जो लोग लगातार एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे उनको बहुत फायदा मिल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जा रहे हैं, ठीक है। शक्ति समय की प्रति इकाई स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा है। ये आपका सिंपल सा यहाँ पर परिभाषा दे दी है शक्ति की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? तो बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं या मीथेन गैस भी कहते हैं। देखिए, बायोगैस, मीथेन या गोबर गैस मवेशियों के उत्सर्जन पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में चला करके माइक्रोवेव उत्पन्न करके जो है प्राप्त की जाती है, ठीक है। यानी कि जो गोबर वगैरह करते हैं मवेशी, उनको एक टैंक में डाला जाता है, फिर वहाँ से जो है बायोगैस का निर्माण किया जाता है। इसे गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए हैं, क्योंकि लोगों ने क्या किया है कि एक साथ कई अनाजों की खेती करना मिश्रित खेती कहलाता है। ये बिल्कुल गलत है। तो मिश्रित खेती कहते किसे हैं सर? आइए देख लेते हैं। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित खेती कहते हैं। यानी कि फसल भी उत्पादन करो और पशुपालन भी करो, तब ये मिश्रित खेती होगी, ना कि बहुत सारे बीजों को मिला करके। तो ये बहुत लोग गलत करके आए, ठीक है। तो ध्यान देना, पशुपालन भी कर रहे हैं आप, खेती भी कर रहे हैं, तो ये मिश्रित खेती कहलाती है, ठीक है। जब एक बार में एक से अधिक फसल या एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे अनाज मिला करके आप एक ही जगह पर उगाएंगे तो मिश्रित फसल कहेंगे, ना कि मिश्रित खेती कहेंगे। तो मिश्रित खेती कौन हो गई? मिश्रित खेती, खेती के साथ साथ में आप जो है पशुपालन कर रहे हैं तो वो मिश्रित खेती है। और फसल कौन सी है? एक ही खेत में बहुत सारे अनाज उगा रहे हैं एक साथ में, वो मिश्रित फसल है। उम्मीद करते हैं दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है? ऑप्शन में दिया था वाहन। वाहन जो होता है वो डायरेक्टली मृदा प्रदूषण का कारण नहीं होता है। देखिए, वाहन सीधे तौर पर मृदा प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। वनों की कटाई, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग और ठोस अपशिष्ट मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण होता है, ठीक है। और आप वनों की कटाई कर देंगे तो क्या होगा? पानी बरसेगा, जितनी मिट्टी आपने बांध करके वो आपके पेड़ रखते थे वो सारी बह जाएगी, तो ये मृदा प्रदूषण का कारण मुख्य बनता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, यहां से डेली प्रश्न आ रहे हैं। आज आपका टेरिडोफाइटा क्या होता है ये पूछा गया है। तीनों समझा देते हैं आपको। देखिए, टेरिडोफाइटा प्रथम पूर्ण स्थलीय पौधे होते हैं, इसलिए पानी और भोज्य पदार्थ के संवहन के लिए इनमें संवहनी तंत्र पाया जाता है। अब तीनों समझाते हैं आपको, ठीक है। एक है आपका थैलोफाइटा, एक है आपका ब्रायोफाइटा और एक है आपका टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो होता है वो पूरा का पूरा आपका जल में ही पाया जाता है। इसमें संवहनी ऊतक की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे काई वगैरह है, जब उसमें पेड़ और उसमें तना वगैरह होगा ही नहीं तो संवहनी ऊतक की क्या जरूरत है? इसमें संवहनी ऊतक की आवश्यकता नहीं होती, पूर्णतः जल में पाए जाते हैं। कौन से? थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बात कर लो। ब्रायोफाइटा जो होता है इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जल में भी पाया जाता है और आपका स्थल पे भी पाया जाता है, लेकिन कीचड़ में, पूर्णतः स्थल में नहीं पाया जाता, कीचड़ में पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी संवहनी ऊतक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके तने वगैरह बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पूर्ण रूप से आपका जमीन के ऊपर पाया जाता है। इसमें आपके तने वगैरह पाए जाते हैं, पत्ती वगैरह पाई जाती है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इस वजह से इसको खाने पीने की आवश्यकता होगी। खाने पीने का काम कौन करवाता है? संवहनी ऊतक करवाता है। तो इसमें संवहनी ऊतक पाया जाता है। उम्मीद करते हैं तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा और यहीं से घुमा फिरा करके वो प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? अब तो भाई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर ही देंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। टेरिडोफाइटा में संवहनी ऊतक का केंद्रीय भाग स्टील या रंभ बनाता है। स्टील टेरिडोफाइटा में संवहन तंत्र की इकाई होती है, ठीक है। यानी टेरिडोफाइटा में आपके संवहनी तंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर तना वगैरह पाया जाता है तो भोजन की आवश्यकता होगी, तो संवहनी तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तीनों समझ गए होंगे। अब चलिए मैथ की ओर चलते हैं। मैथ में क्या परिवर्तन है मैथ और रीजनिंग में? तो देखिए, मैथ में आपका 3 साल का SI पूछा गया था मिश्रधन दे करके। तो सिंपल सा प्रश्न आप सॉल्व कर सकते थे। टाइम और डिस्टेंस के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है मेरे भाई। टाइम, डिस्टेंस और दूरी अगली 3-4 शिफ्ट में आपको लगातार देखने को मिलने वाला है, तो आप करके जाएंगे। और प्रायिकता आपकी समाप्त हो चुकी है। प्रायिकता को समाप्त कर दिया गया है, खत्म। एक भी प्रश्न प्रायिकता का नहीं आया है। और बार वाले प्रश्न, यहाँ पर नया टॉपिक ऐड हुआ है, बार वाले प्रश्न। सिंप्लीफिकेशन में 0.02 इसके ऊपर बार, फिर गुणा 0.03 इसके ऊपर बार, ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न बढ़ गए हैं। नया टॉपिक आज से ऐड हो गया, तो इसको लगा करके जाइए, अगले किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद में ट्रेन के आपके 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। बोर्ड मास के प्रश्न बढ़ गए हैं, 4 से 5 प्रश्न बोर्ड मास के पूछे जा रहे हैं। 2 प्रश्न अलजेब्रा के पूछे जा रहे हैं और वो सूत्र पर आधारित पूछे जा रहे हैं। आप ऑप्शन से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। घातांक करने की प्रश्नों
प्रश्नों की संख्या कम हो गई, एक ही प्रश्न पूछा है। एलसीएम एचसीएफ से लगातार दो तीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज के प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, 4 से 5-6 प्रश्न परसेंटेज के पूछे जा रहे हैं। सीआई के आपके 2 प्रश्न थे और एसआई के भी 2 प्रश्न थे, एकदम सिंपल लेवल के ये प्रश्न पूछे गए थे। प्रॉफिट लॉस से आपके 3 से 4 प्रश्न मतलब आ रहे हैं। अब ये ध्यान रखना, जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और आपका 12 वाले प्रश्न, इन सबको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न हैं, बाकी मिक्सचर एलिगेशन के 2 से 3 प्रश्न हैं। आयु का आज एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, आयु भी खत्म कर दी गई है, ठीक है। मेंसुरेशन के 2 प्रश्न जिसमें वर्ग और आयत में कंपैरिजन कराया गया था। वर्ग की भुजा दे दी, आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया, आयत की भुजा दे दी, वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल आ रहे हैं। एवरेज का आपका 1 प्रश्न पूछा गया और रेशियो से 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात रीजनिंग की करते हैं। तो देखिए रीजनिंग में कैलेंडर से 2-3 प्रश्न और घड़ी से 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। कैलेंडर में पूछा था यदि 3 तारीख को मंगलवार है तो 23 तारीख के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना मेरे भाई। जो लोग भी सीरियस हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, पढ़ाई को लेकर के जो सीरियस हो, और जो सीरियस नहीं हो उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है राजू का जन्मदिन 17 सितंबर को है। अगर अगला वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो राजू अगला जन्मदिन किस दिन मनाएगा, यह आपसे पूछा गया था, ठीक है। अगला है, देख लीजिए, घड़ी के 3 प्रश्न पूछे गए जिनमें एंगल, मिरर और वाटर, यहां से पूछा जा रहा है 180 का कोण 4 और 5 बजे के बीच में कब बनेगा, यह आपसे पूछा गया है। सुबह 90 डिग्री पूछा था, ठीक है। बाकी 3 प्रश्न कैलेंडर के पूछे हैं, 2 तो हमें मिल गए, 2 हमने आपको बता दिए। कोडिंग डिकोडिंग की संख्या बढ़ गई, 8 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के पूछे जा रहे हैं और बहुत ही सिंपल लेवल के पूछे जा रहे हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो आंसर दे देंगे। बाकी ओपन डाइस से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कल भी पूछे थे, आज भी पूछे गए हैं। इनइक्वलिटी, ये प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनइक्वलिटी के। आगे यहाँ से 4 से 5 प्रश्न बनने की संभावना है अगली 3-4 शिफ्ट में, तो ये देख करके जाना आप। इनइक्वलिटी मतलब ए बड़ा बराबर है बी से, बी बड़ा बराबर है सी के, सी डी से छोटा है, बताइए क्या होगा। ऐसे वाले जो प्रश्न है 2 से 3 बन गए हैं भाई, आगे इनकी प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं आप इसको करके जाएंगे, नहीं तो समय मिलेगा तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 से 3 प्रश्न हैं और ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न बन रहे हैं, इनको सॉल्व करने में समय लग रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, माइनस को प्लस लिख दें, प्लस को माइनस लिख दें, बराबर कर दें, तो बताइए कैसे आंसर बनेगा। एक पूरा आपको समीकरण दे देंगे और बोलेंगे ये जो है आपके चिन्ह यहाँ पर फिट कीजिए और फिट करके आंसर ले आइए, ऐसे प्रश्न, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है। डायरेक्शन के 2 प्रश्न हैं, आइदर और नाइदर नोट से एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, या तो यदि सो, ये जो आपके हैं एकदम खत्म हो गए, ठीक है। मिसिंग लेटर के 3 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं भाई, ये तो अपना स्थान बनाए हुए हैं, तो इसको आप देख करके जाना, ये आपका बराबर हो रहा है और मिसिंग लेटर के ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। बाकी 1 से 2 प्रश्न रैंकिंग के पूछे जा रहे हैं। वर्ग काउंटिंग, आयत काउंटिंग और त्रिभुज काउंटिंग, 4 प्रश्न मिलाकर के पूछे हैं। 2 त्रिभुज का पूछा, 1 वर्ग का, 1 आयत का। सेम यही पैटर्न दोपहर में भी था। वाटर इमेज और मिरर इमेज को खत्म कर दिया भाई, अब इसके प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इस शिफ्ट में एक भी प्रश्न वाटर और मिरर का नहीं पूछा है। बाकी कल 3 शिफ्ट में एग्जाम है तो कल का हम कल आपको बताएंगे। नंबर सीरीज के 2 प्रश्न आए हैं, प्रैक्टिस करके जाइए। अल्फाबेट सीरीज के 3 प्रश्न हैं, इसको भी आप देख कर जाना। ABCD के नंबर उनके उल्टे क्या होते हैं ये सब देख करके जाना। वेन डायग्राम के 2 प्रश्न बन रहे हैं, इसको भी नया टॉपिक ऐड हुआ, इसको आप देख करके जाना। कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है भाई। चलिए आपका रीजनिंग का सिस्टम हो गया। ओवरऑल बात कर लें तो ओवरऑल लगभग वही पैटर्न रहा है। जी के जीएस आपकी 25 नंबर की, 10 नंबर का लगभग साइंस। मैथ्स आपका 31 नंबर का पूछा गया है और लगभग आपका 33-34 नंबर की आपकी रीजनिंग पूछी गई। कुल मिलाकर के 100 नंबर के आसपास हम इस तरह से पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉप 5 स्कोर कौन कौन से आए हैं। तो देख लीजिए 83, 79, 77, 75, 72, ये आज के टॉप 5 स्कोर हैं। कट ऑफ की बात करते हैं, पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था, ज़्यादा सरल भी नहीं था, मॉडरेट था। तो 70 या 71 से लेकर के 75 के आसपास जिन लोगों के नंबर आ रहे होंगे वो अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी रनिंग के ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे, कितना क्या टाइम मिलने वाला है। पेपर एक बार आपका समाप्त हो जाए तो कट ऑफ और रनिंग की वीडियो अलग से हम आपके लिए बना देंगे, ठीक है। सजेशन आपके लिए क्या रहेगा, अल्फाबेट अच्छे से याद कर लीजिए, इनकी नंबरिंग अच्छे से याद कर लीजिए। ए का उल्टा जेड होता है, जेड का उल्टा ए होता है, बी का उल्टा क्या होता है, अच्छे से याद कर लीजिए। आपको कम से कम 8 से 9 नंबर का फायदा यहाँ पर मिल जाएगा। इनइक्वलिटी की वीडियो हम जल्द लेकर के आने वाले हैं। इनइक्वलिटी आपको अच्छे से करके जाना है, आगे 4-5 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री वाली वीडियो बना रखी है भाई, जरूर देख करके जाना। सारी वीडियो एक साथ टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएंगी, आप ऊपर इसको स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं, नहीं तो सर्च कर लेना वर्ल्ड हिस्ट्री बाय सक्सेस जंक्शन, आपको वीडियो मिल जाएगी। पादप जगत की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या होता है, पादप जगत बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करना मिल जाएगी। काउंटिंग फिगर की बात करते हैं तो अभी आप काउंटिंग फिगर देख करके जाइए, वर्ग, आयत और त्रिभुज के, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। इकोनॉमिक्स की जो RBI वाली वीडियो है अच्छे से देख करके जाना, यहाँ से प्रश्न आगे बनेंगे। और करंट अफेयर में आज सुबह हमने अवार्ड वाली वीडियो बनाई है, अवार्ड वाली वीडियो आज सुबह वाली है, उसको जाकर के जरूर देख लेना भाई, ठीक है। चलिए टेलीग्राम की बात करें भाई, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, ये एक तरह का डिस्कस ग्रुप है, लगभग 15-16 लोग इस पर जुड़े हुए हैं, सारे MP पुलिस वाले हैं।
हैं। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ में फ्री में स्टडी मटेरियल भी आपको यहीं पर मिल जाता है। आबकारी, पटवारी, वनरक्षक तीनों के पेपर आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे और ये आपका एमपी पुलिस हो जाएगा तो इसका भी पेपर हम वहीं पर डाल देंगे। बाकी ये राकेश यादव सर की किताब यहाँ पर मिल जाएगी, आदित्य पटेल सर की किताब मिल जाएगी, नीतू मैम की मैथ की किताब मिल जाएगी, पिनाकल की किताबें मिल जाएंगी आपको। और जो आप 550-600 रुपए की जो किरण प्रकाश की किताब लेकर के आते हैं वो सब आपको मैथ वैथ की यहाँ पर मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। पीडीएफ में जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, डॉक्यूमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। लेकिन ये सेवा केवल और केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर कर देना अपने उन सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ में आपसे निवेदन है मेरे भाई, अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो और अगर आप सक्सेस जंक्शन से जुड़े हुए हैं तो इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर भेजना मेरे भाई, ठीक है। 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में अपने प्रश्नों को 1 से 1.5 घंटे के भीतर जरूर भेजना, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम वीडियो लेकर के आ सकें। कल आपकी 3 शिफ्ट में एग्जाम है, तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम 1 से 1.5 घंटे के भीतर प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपका हेल्प रहा तो, आपका अगर कल पेपर है तो अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। बाकी कल सुबह आपको मात्रा की वीडियो मिल जाएगी, जल संधियों वाली वीडियो मिल जाएगी कल सुबह 6-6:30 बजे के आसपास। ये दोनों वीडियो एक साथ मिलेंगी, ठीक है, एक ही वीडियो में दोनों चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।